जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से अव्वल से मुखातिब हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27, 28 और 29 क्यूएसओ के। ये चैप्टर 29 तक जब हम कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूएसओ का। तो क्यूएसओ में बड़ी जो एक्चुअली वर्ड बहुत टेक्निकल यूज़ किए हुए हैं, इनको समझना और इनको समझ के उस तरह से इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू कमर होते हैं, लॉ के स्टूडेंट या जिन्होंने लॉ पढ़ा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एक ट्यूटर की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ ये आप अगर कर लेंगे आपको समझ भी आ जाएगी, आप अपना एग्जाम लॉ गेट का भी पास कर लेंगे, आपको जुडिशरी के एग्जाम के लिए भी समझ आ जाएगी, एडीपीपी के लिए एग्जाम और वन पेपर जितने भी दीगर है एमसीक्यूज टाइप उनका बोर्ड भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं जी आर्टिकल आर्टिकल 2 है, उसकी जब सुपरविजन जो है 7, ये ठीक है। यहाँ पे आपने 2 और 8 में 2, 7, 2, 8 में अपने एक चीज का याद रखना है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मे प्रज्यूम, ठीक है ना, मे प्रज्यूम, ठीक है, और यहाँ पे हुआ है शैल प्रज्यूम। अच्छा, मे और शैल में क्या फर्क है? मे जो होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, डिस्क्रिशनरी होती है, स्वावदिति होते हैं, डिस्क्रिशन होती है उसमें। इसमें आ जाता है शैल प्रज्यूम, इसमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन होती है आपको कि आपने ये करना है, तो नो डिस्क्रिशन होती है इसमें, इसमें आपको डिस्क्रिशन नहीं होती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये देख के मेरी बात सुने। अब हमने उसने कहा है कि व्हेन, अब मैं इसको पैसे रीड करता हूँ, ट्रांसलेशन इसकी करूंगा, इसको समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एमसीक्यूज कैसे बनता है, या इसको इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद इस पर मैं ना 1-2 मिनट के लिए ब्रीफ बोलूंगा। व्हेन इट इज प्रोवाइडेड, जब ये दे दिया गया हो, बाय दिस ऑर्डर, इस कानून शहादत के ने, बात मतलब कि उसने कहा है कि व्हेन इट इज प्रोवाइडेड, जब ये प्रोवाइड कर दिया गया हो, बाय दिस ऑर्डर, ये कानून शहादत जब ये प्रोवाइड कर दे कि क्या, दैट द कोर्ट, द अदालत क्या करेगी, जज क्या करेगा, द कोर्ट में प्रज्यूम का वर्ड यूज हुआ है, द कोर्ट में प्रज्यूम कर सकती है, फैक्ट को प्रज्यूम कर सकती है, मे का वर्ड यूज हुआ है। द कोर्ट, देखिए उसने कहा है कि जब किसी इस ऑर्डर के तहत ये कहा गया हो, ये वर्ड यूज किया गया हो, द कोर्ट में प्रज्यूम फैक्ट, तो फिर क्या होगा, तो इट में आइदर द कोर्ट क्या करेगी, मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, तो वो क्या करेगी, वो फैक्ट को प्रूव समझ सकती है, वो फैक्ट को प्रूव प्रिज्यूम कर सकती है, ठीक है ना। जब इस ऑर्डर के तहत ये बयान कर दिया गया हो कि व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये क्या कोर्ट करेगी, द कोर्ट उसको फैक्ट को प्रूव प्रिज्यूम कर सकती है, प्रूव्ड प्रिज्यूम कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। हाँ, अगर उसको अगर डिस्प्रूव कर दिया गया है तो फिर उसको प्रूव नहीं करेगी, फिर उसको प्रूव नहीं समझेगी, उसको डिस्प्रूव फिर समझा जाएगा अगर कोई उसको डिस्प्रूव कर देता है, ठीक है। हाँ, अगर उसको कोई डिस्प्रूव नहीं करता तो फिर उसको कोर्ट जो प्रूव प्रिज्यूम कर सकती है, ठीक है, कोर्ट प्रिज्यूम उसको प्रूव्ड प्रिज्यूम कर सकती है, या क्या करेगी, आर मे कॉल फॉर प्रूव ऑफ इट, या उसको प्रूव करने का कह सकती है कि आप इसको प्रूव करें। एक फैक्ट प्रूव नहीं है, कोर्ट को डिस्क्रिशन है, कोर्ट को मे का वर्ड यूज हुआ है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट कि ये प्रूव फैक्ट है, तो कोर्ट की मर्जी है, वो उसको प्रूव समझ ले, प्रिज्यूम कर ले या ना करे। अगर उसको नहीं करेगी तो उसको कह देगी इसको प्रूव करे, ठीक है ना। हाँ, अगर उसकी स्वावदिति है कि उसको लगता है कि ये फैक्ट में इसको प्रूफ प्रिज्यूम कर सकती हूँ, तो फिर उसको कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। ये लिखा हुआ है कि इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट, कि ऐसे फैक्ट को एज प्रूव्ड, वो प्रूव्ड प्रिज्यूम कर लेगी, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक वो डिस्प्रूव ना हो जाए, ठीक है ना। अगर वो डिस्प्रूव्ड हो गया तो फिर उसको प्रूव नहीं समझेगी, प्रिज्यूम नहीं करेगी, अदरवाइज वो उसको प्रिज्यूम ही समझ करेगी। ये बात इसमें काबिल गौर है।
यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रिप्शन हासिल थी, मे प्रज्यूम, वो मे प्रज्यूम कर सकती है, फैक्ट को प्रूव्ड प्रज्यूम कर सकती है या डिसप्रूव्ड। अगर डिसप्रूव अगर प्रूव नहीं करेगी तो फिर उसको क्या क्या कह देगी कि आप इसको प्रूव करें, कोर्ट कहेगी, पार्टी को कहेगी इसको प्रूव करें। ये बात इसमें काबिल गौर है। अच्छा जी, आर्टिकल 2(8) क्या कहता है? आर्टिकल 2(8) क्या कहता है? इसमें ये देखिए, इसमें मे का वर्ड यूज हुआ था, इसमें शैल प्रज्यूम का वर्ड यूज हुआ, ठीक है ना। व्हेन इट इज डायरेक्टेड, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डायरेक्टेड का वर्ड मैंने आपको ये यहाँ पे डायरेक्शन का वर्ड बोला था। शैल में डायरेक्शन होती है कि आपने ये करना ही करना है, ये आपने प्रज्यूम समझना ही समझना है, या ये आपने डिस्प्रूव समझना ही समझना है, ठीक है ना। पर ये होता है, तो उसमें ये नहीं होता कि आप इसकी मर्जी है, आपकी मर्जी खत्म हो जाती है शैल में, में होती है मर्जी। तो उसने यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कोर्ट को बाय दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के जरिए, व्हेन इट इज डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर। यहाँ पे क्या था? व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, जब ये ऑर्डर में प्रोवाइड कर दिया गया हो, डायरेक्ट नहीं किया, दे दिया गया, अब कोर्ट की मर्जी है उसको प्रज्यूम करे या ना करे। यहाँ पे क्या है? कोर्ट प्रज्यूम करेगी, डायरेक्शन दे दी गई है कि आपने करना है, दैट द कोर्ट शैल प्रज्यूम, कोर्ट शैल करेगी, जरूर करेगी, जरूर, शैल होता है मस्ट, जो इसमें कोई नो डिस्क्रिप्शन होती है, डायरेक्शन होती है इसमें। शैल प्रज्यूम ए फैक्ट, फैक्ट को प्रज्यूम करेगी। इट शैल रिगार्ड्स सच फैक्ट एज प्रूव्ड, के वो उस फैक्ट को अगर ये बता दे दिया गया हो, द कोर्ट शैल प्रज्यूम, तो फिर उसको कोर्ट प्रज्यूम करेगी ही करेगी, क्या करेगी? कि ये प्रूव्ड है। अनलेस अनटिल इट इज डिस्प्रूव, जब तो अगर उसको डिस्प्रूव कर दिया गया तो फिर उसको यानी कि उसको प्रूव्ड प्रज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो प्रूव्ड ही उसको, वो उसकी ड्यूटी होगी कि उसको वो प्रज्यूम करे, प्रूव प्रज्यूम करे, ठीक है जी। ये आपकी दोनों यानी कि बहुत ही टेक्निकल जो वर्डिंग यहाँ पे यूज हुई है वो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है, वहाँ पे मे प्रज्यूम, यहाँ पे शेल प्रज्यूम, ठीक है। ये दोनों का आपने फर्क याद रखना है। अब आगे आ जाते हैं आर्टिकल 2(9) कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। अगर एक फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ है आपके पास, एक फैक्ट कंक्लूसिव है, ठीक है ना, उसका कोई यानी कि दूसरा नहीं है कोई फैक्ट, एक दूसरे फैक्ट को प्रूव करने का वो एक्सक्लूसिव कंप्रूव है, तो उसको डिसप्रूव करने की कोर्ट इजाजत नहीं देगी। ये देखिए, उसने कहा है कि व्हेन वन फैक्ट, एक फैक्ट इज डिक्लेयर कर दिया गया हो बाय दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, टू बी कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है ना, एक ही प्रूफ है ऑफ अनदर फैक्ट का, किसी दूसरे प्रूफ को फैक्ट को प्रूव करने के लिए द कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट शैल, यहाँ पे डायरेक्शन है, फिर द कोर्ट शैल जरूर कर, यहाँ पे मेरा वर्ड यूज ही नहीं हुआ, ठीक है ना। ये ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं, आप कहते हैं ना एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं। द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट, जब वन फैक्ट, जो वो फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ है, ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूफ, तो फिर क्या है कि अदर को वो प्रूफ समझेगी, ठीक है ना। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के लिए कंक्लूसिव प्रूफ है कि उस फैक्ट को अगर खत्म कर दिया जाए तो दूसरा फैक्ट प्रूव नहीं हो सकता, तो फिर उस फैक्ट को डिसप्रूव, जो एक कंक्लूसिव प्रूफ है, उसको डिसप्रूव करने के लिए क्या करने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे लिखा हुआ है एंड शैल नॉट अलाउ, कोर्ट शैल नहीं करेगी अलाउ एविडेंस टू बी गिवन, कि एविडेंस दी जाए किसके खिलाफ? द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट, ऐसे फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए कोर्ट अलाउ नहीं करेगी कि जो एक फैक्ट है, सिर्फ एक कंक्लूसिव प्रूफ, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो आप दूसरा फैक्ट को डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे फैक्ट को कोर्ट डिसप्रूव करने की इजाजत नहीं देगी, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपने आर्टिकल समझ लिया, ये बहुत आर्टिकल 2(9) बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ कि व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, ये लाइन याद रखनी है आपने, प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, यहाँ पे डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर आया है, यहाँ पे डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर, यहाँ पे आया है प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर, ये दो चीज है। द कोर्ट मे प्रज्यूम, मे, जब आप याद रखना, जब आपको प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर का वर्ड आया हो तो यहाँ पे मे प्रज्यूम आएगा, ठीक है ना। तो जब आगे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, तो फिर प्रूव्ड यहाँ पे एज उसको प्रूव समझेगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड,
यहाँ पे भी आपने याद रखना है, यहाँ पे भी एमसीक्यू मान सकता है। या उसको अगर उसको डिसप्रूव कर दिया गया है तो फिर उसको प्रिज्यूम नहीं तस्वर करेगी, अदरवाइज उसको प्रूफ तस्वर नहीं करेगी, अदरवाइज उसको डिसप्रूव होगा वो, ठीक है ना। मे कार फॉर इट, या उसको प्रूफ कह सकती है, मे कार फॉर, यहाँ पे भी एमसीक्यू मान सकता है, या उसको प्रूफ करने का कह सकती है कोर्ट। अच्छा, आगे इधर क्या है कि व्हेन इट इज डायरेक्टेड, ये वाला आपने वर्ड याद रखना है, डायरेक्टेड। जब डायरेक्ट का वर्ड यूज किया गया बाय दिस ऑर्डर, तो कोड आपने लिखना यहाँ पे शैल प्रज्यूम आएगा, मे प्रज्यूम नहीं आएगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे भी एंड इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनेगा आपका, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, अनलेस एंड अनटिल दोनों में यूज हुआ है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, ये आपने याद रखना है, ये लाइन भी आपने याद रखनी है। इस तरह से आपका एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा, ठीक है जनाब। आगे पढ़ते हैं जी आर्टिकल 29। When one fact is declared by this order, declared by this order, declare कर दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, ये भी आपने इस एमसीक्यूज, यहाँ पे एमसीक्यूज बनता है अक्सर। कंक्लूसिव प्रूफ अनदर, द कोर्ट करेगी, शैल कंक्लूसिव डिक्लेयर कर दिया गया है, डिक्लेयर मतलब डायरेक्शन देगी है, तो द कोर्ट फिर शैल का वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनेगा आपका, ठीक है। On proof of the one fact regard the other as proved, the other भी proof समझ जाएगा, and shall not allow evidence, यहाँ पे भी आपका एमसीक्यूज बनता है। to be given the purpose of disproving it, यहाँ पे भी एमसीक्यूज आपका बनता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमने आर्टिकल 1 किया, ख़त्म कर लिया पहला चैप्टर। आज हमने आर्टिकल 1 से शुरू हुए, प्रीएम्बल से शुरू हुए, उसके बाद हमने आर्टिकल 2 फिर 2 9 तक हमने इसको लेकर गए। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ये जो जितना भी हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में हमने क्यूएसओ की डेफिनेशन पढ़ी, क्यूएसओ की पासिंग डेट पढ़ी, द क्यूएसओ पासिंग जो 28 अक्टूबर 1984 को। इसके आर्टिकल्स कितने हैं, 166 है। इसके पार्ट्स कितने हैं, इतने 3 पार्ट्स हैं। इसके चैप्टर कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं। और इसमें हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा कि शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शो टाइटल इसका द कानून शहादत आर्डर कॉमन 1984, एक्सटेंड पूरे पाकिस्तान पर। एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये द ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग कोर्ट मार्शल आर्बिट्रेटर पे नहीं होता और ट्राइब्यूनल पे होगा, ठीक है ना। और ये किस पर अप्लाई नहीं होता, ये आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता। आगे हम पढ़ते हैं कि ये 2 जो इंटरप्रिटेशन का होता है आर्टिकल जो होता है डेफिनेशन वाला, उसमें 2A में है कोड की डेफिनेशन। कोड क्या होती है, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। कोड हो गया ऑल पर्सन जो आर ऑथोराइज टू टेक एविडेंस ले सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, जजेस होंगे, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर के अलावा। 2B में बड़ा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट क्या कहती है, डॉक्यूमेंट उसने कहा है कि डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन अ मैटर, जब एक कोई मैटर उसको डिस्क्राइब किया गया हो या प्रिस्क्राइब किया गया हो किसी सब्सटेंस पे। व्हेन अ मैटर इज प्रिस्क्राइब्ड और डिस्क्राइब अपॉन अ सब्सटेंस अपॉन एनी मैटर्स को जब किसी को डिस्क्राइब कर दिया जाता है या उसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है किसी भी सब्सटेंस पर फॉर बाय मींस ऑफ लेटर फिगर और मार्क्स के जरिए, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर्स, ठीक है ना। इस मैटर को जिस मकसद के लिए वो मैटर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर्पस के लिए, तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। आगे 2B हो गया। 2C एविडेंस की 2 टाइप्स है, एक ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस ये है कि अगर ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट रिक्वायर्स आर परमिट्स टू बी मेड बिफोर इट अंडर द केस, जो भी चल रहा है, मैटर चल रहा है, तो उसके मुताबिक बाई विटनेस के कोर्ट ये कहेगी, विटनेस वो से रिक्वायर करती है या उसको इजाज़त देती है कि आप स्टेटमेंट्स दें, तो वो ओरल एविडेंस होगी। अगर all documents which are produced for the inspection of the court, जो कोर्ट उसकी जांच पड़ताल के लिए करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ठीक है या नहीं है, ओरिजिनल है या बोगस है, तो उनको कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे, ठीक है। आगे 2F है, 2A B C D हो गया। अब D फैक्ट, 2D फैक्ट के बारे में ये कहता है, फैक्ट क्या होता है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, इसको कहते हैं फैक्ट कहते हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस, ये भी फैक्ट होता है। फैक्ट, बाहर से आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, एक बंदा बहुत ऊंची से मोहल्ले में बोल रहा है, ये भी एक फैक्ट है। आपकी रेपुटेशन फैक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके फैक्ट में आती हैं। आगे हमने पढ़ा टू पढ़ा रेलिवेंट फैक्ट
एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट तब होगा जब वो दूसरे के साथ रिलेट करता हो, किसी तरह से लिंक रखता हो, ठीक है ना। एक मतलब बंदा मरा, ये क्या है, ये फैक्ट एंड इशू है। इसके साथ जितने भी मामला आते हैं, वो कैसे मरा, कब मरा, किस जगह मरा, किसने मारा, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। फैक्ट एंड इशू मैंने बता दिया, रेलिवेंट फैक्ट पर आती है 2-3 में हमने पढ़ा, फैक्ट एंड इशू पढ़ा। 2-4 में हमने पढ़ा 2-4 में हमने पढ़ा प्रूव फैक्ट, 2-5 में पढ़ा डिसप्रूव फैक्ट, और 2-6 में पढ़ा हमने ना टू बी प्रूव्ड, 2-7 में पढ़ा ये जो अभी हमने पढ़ा, इसको कहेंगे द कोड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में कह सकते हैं। मैं मतलब कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, 2-8 में पढ़ा, और 2-9 में पढ़ा कंक्लूसिव प्रूफ। ये कंक्लूसिव प्रूफ, ये सारी हमने, मैं पूरा चैप्टर दोहरा दिया है। आप इसी तरह आपको फिंगर टिप्स की चीज़ें याद होनी चाहिए। इस तरह से करेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम ये नहीं हो सकता कि वो फेल हो जाए आप। मुझे वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ आई हो, कुछ भी फ़ायदा हुआ, आप इस पर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए दुआ करें। और अगर फिर भी आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। तब तक के लिए अगले चैप्टर का इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं अगली वीडियोज़ में। मुझे वकार अहमद फरीदी को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।